तो दोस्तों, मेरे प्रिय मित्रों, मैं सोशियोलॉजी विद विकास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के समझ सोशियोलॉजी के महत्वपूर्ण अध्यायों की चर्चा करूंगा। ठीक है, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं एवं एकेडमिक जो भी एजुकेशन है इसके लिए मतलब उपयोगी सिद्ध होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ ही मैं आपको नेट जेआरएफ, ठीक है, एमए सोशियोलॉजी, जो भी जिन भी स्टूडेंटों का मतलब एमए सोशियोलॉजी है और ऑप्शनल में सोशियोलॉजी रखे हैं, ठीक है, मैं उन सब की चर्चा यहाँ पर करूंगा। ठीक है, तो मतलब मैं इस बताना चाहूंगा आपको, इस चैनल के माध्यम से मैं अपना 100%, ठीक है, 100% देने का प्रयास करूंगा तथा मेरी कोशिश रहेगी कि आपके सभी संशयों को मैं दूर कर सकूं। ओके, कर सकूं। आप हमारे साथ जुड़े रहें और तथा अपना सहयोग बनाए रखें ताकि मैं आपके लिए अनवरत अच्छी कोशिश करता रहूं। इसके साथ ही साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे तो आप लोगों को मेरा सबसे पहले वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। ठीक है, और मैं लगभग नेक्स्ट डे अपना नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा मैं उसमें आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, आप ये ऐसा करें, फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें जिससे लोगों को लाभ मिल सके, लोगों को मदद मिल सके। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ऐसा समझा सकूं कि आप लोगों को सोशियोलॉजी जैसा सब्जेक्ट इस नवीन जो भी है, जो ये नवीन विषय है एक तरीके से माना जाता है सोशियोलॉजी को, ठीक है, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, एक बिल्कुल व्यवहारिक समझाऊंगा। ओके, आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद जरूर आएगा। तो हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम पहले तो यही बता दूं कि मेरे पास देखो ये पेपर है, मैं इसके माध्यम से ही आप लोगों को बताऊंगा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, नेट जेआरएफ, ठीक है, जो भी उन्होंने विषय रखा है इसमें, जो पहला प्रश्न पत्र बोलते हैं, जो सामान्य प्रश्न पत्र होता है, लगभग ये सभी स्टूडेंट को ये लिए ये समान होता है और अपना एक सब्जेक्ट का पेपर होता है। ठीक है, जिनका जो भी है, किसी का सोशियोलॉजी है, किसी का फिलोसफी है, किसी का ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, आदि आदि, अपने अपने सब्जेक्ट हैं। तो इसमें जो पाठ्यक्रम है, जो अपने सिलेबस की सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही होता है कि हमें किसी भी चीज की तैयारी करने के लिए आप लोगों को सर्वप्रथम सिलेबस जानना होगा। ठीक है, सिलेबस के बाद आप क्वेश्चन पैटर्न देखें, क्वेश्चन पेपर देखें और प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन दिए हैं आप उनको जरूर से जरूर देखें। आप लोगों को अगर ऐसा करेंगे तो आपका एक दृष्टिकोण बनेगा कि हमें इस टॉपिक में ऐसे पढ़ना है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और हमें इनको इस तरह से देखना है। ठीक है, तो हम बात करेंगे प्रश्न पत्र फर्स्ट की। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रश्न पत्र फर्स्ट की बात कर रहा हूँ और इसके बाद मैं जो भी अपना सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है उसके जो मैं टॉपिक्स हैं मैं उनको बताऊंगा जो सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, और मैं बता दूं कि ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है जो भी जारी किया, मैं उसी से पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे याद नहीं है। ओके, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। तो आप दोस्तों, ठीक है, मतलब इतना तो लिबर्टी ले ही सकता हूँ। तो फिर मैं बताता हूँ प्रश्न पत्र फर्स्ट। ठीक है, इसमें इस जो प्रश्न पत्र फर्स्ट है उसमें हमें इस प्रश्न पत्र का जो मुख्य उद्देश्य है वो है परीक्षार्थी की शिक्षण और शोध क्षमता का मूल्यांकन करता है ये पेपर। ठीक है, अतः इस परीक्षा का उद्देश्य शिक्षण और शोध अभिवृत्ति का मूल्यांकन करना है। उनसे अपेक्षा है कि परीक्षार्थी के पास संज्ञानात्मक क्षमता हो और वे इसको प्रदर्शित कर सकें। ओके, संज्ञानात्मक क्षमता में विस्तृत बोध हो, विश्लेषण, मूल्यांकन, तर्क संरचना। ठीक है, तो इसमें जो तर्क संरचना की समझ, ठीक है, फिर इसमें से पढ़ना है निगमनात्मक और आगमनात्मक तर्क शामिल है। ओके दोस्तों, परीक्षार्थियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि उन्हें उच्च शिक्षा में शिक्षण और अधिगम का सामान्य ज्ञान हो। ओके, संसाधनों के बीच समव्यवहार और जीवन की गुणवत्ता, ठीक है, पर उनके प्रभाव की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, विस्तृत पाठ्यक्रम विवरण इस प्रकार है जो दिया गया है। जो फर्स्ट यूनिट है, इसमें जो फर्स्ट यूनिट है उसमें से हमको क्या है, जो इसके पॉइंट्स हैं, जो फर्स्ट यूनिट है उसका टाइटल है शिक्षण अभिवृत्ति है और इसके जो सब पॉइंट्स हैं उसमें हमें शिक्षण, ठीक है, इसकी अवधारणाएं क्या है, इसके उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, ठीक है, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक, ठीक है, और विशेषताएं और मूल जो भी अपेक्षाएं हैं। ओके, इतना समझ में आया ना सभी को। फिर हम बात करते हैं इसमें शिक्षार्थी की विशेषताएं। जो शिक्षार्थी की विशेषताएं हैं तो इसमें से हमें पढ़ना है किशोर और वयस्क विद्यार्थी की अपेक्षाएं।
शैक्षिक भी हों, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, ठीक है, और व्यक्तिगत भिन्नताएं। इतना समझ में आया ना सभी को? ओके, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो शिक्षण प्रभावक तत्व, ठीक है, इसमें से शिक्षक, सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण पद्धति। स्वयं जैसे शिक्षण पद्धति में अध्यापक केंद्रित बनाम विद्यार्थी केंद्रित पद्धति, ठीक है। और इसमें है ऑफलाइन बनाम, ठीक है, ऑनलाइन पद्धतियां, जैसे स्वयं प्रभा, मूक्स इत्यादि, ठीक है। और इसमें शिक्षण प्रभावक तत्व भी है, ठीक है। इसमें से बात है शिक्षक, सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण। ओके, तो दोस्तों इसमें जो शिक्षक सहायक प्रणाली है उसमें से मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प, ठीक है, और क्या है आधारित क्रेडिट, यानी कि उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट जो होता है, ठीक है, प्रणाली में मूल्यांकन, ठीक है, और कंप्यूटर आधारित परीक्षा, ठीक है। कंप्यूटर मेरे पास पेज है, मैं उसी के जो भी पॉइंट्स दिए गए मैं उन्हीं को पढ़ रहा हूँ, ठीक है, और उसी हिसाब से मैं अपना विश्लेषण कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा मुझे माफ करें कि मैं मतलब सामने रखी हूँ, उसी से देख जो भी नेट और JRF जो भी है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, जो उन्होंने सिलेबस दिया है, मैं उन्हीं की लाइनें पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार, ठीक है। ये बात हो गई हमारे पहले इकाई की जो बात हुई है, ठीक है। और जो इसका जो दूसरी जो यूनिट है, सेकेंड यूनिट, उसमें बताया गया है शोध अभिवृत्ति, ठीक है। और शोध अभिवृत्ति में लगभग बताया गया है कि जो इसके पॉइंट्स हैं वो है शोध, अर्थ, प्रकार और विशेषताएं, ठीक है। प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद, ठीक है, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर, फिर उसमें दिया गया है प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम, ठीक है। फिर जो इसका सेकेंड पॉइंट्स है वो है शोध पद्धतियां, जो प्रयोगात्मक होती हैं, विवरणात्मक और ऐतिहासिक होती है, और गुणात्मक एवं मात्रात्मक, ठीक है। इसमें से पांच जो भी प्रणालियां जो पद्धतियां होती हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है। और उसमें बताया गया शोध के चरण, जो शोध के चरण है उनमें पॉइंट्स नहीं दिए गए, बस शोध के चरण आपको जानने हैं। और आपको ये पढ़ने को मिल जाएगी, बुक्स हैं, पियर्सन है फर्स्ट पेपर के लिए, और दृष्टि की भी है, पियर्सन भी अच्छी है, दृष्टि भी अच्छी है। आप इन किताबों को ले सकते हैं, आप इनसे पढ़ सकते हैं और फर्स्ट पेपर की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आपको फर्स्ट पेपर की तैयारी अच्छे से करना है, क्योंकि ये 50 नंबर का क्वेश्चन ये पेपर होता है, ठीक है। अब और आपको इसको बहुत मतलब हल्के में मत लेना, मतलब पढ़ लेना तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब बुक्स में दिया गया है, पूरा बताया गया है इस तरीके से, और वैसे मैंने पढ़ भी रखा है, और मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को। शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, ठीक है। इसमें है फॉर्मेट और संदर्भ की शैली, ठीक है। मतलब इसके जो फॉर्मेट हैं, जो टाइप्स दो दिया हो, और जो इसकी शैली होती है, ठीक है, संदर्भ की शैली, वो सब पढ़ना है। और शोध में ICT का अनुप्रयोग पढ़ना है, ठीक है। फिर है इसका पॉइंट्स है शोध नैतिकता, ठीक है। तो इस प्रकार ये सेकेंड यूनिट कंप्लीट होता है। और आपका जो थर्ड यूनिट है वो है शोध, ठीक है। अब आपको इसमें क्या पढ़ना है कि एक गद्यांश दिया जाएगा, यानी कि एक पैसेज टाइप का दिया जाएगा, फिर उस गद्यांश से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको उन प्रश्नों का उत्तर देना होगा, ठीक है। इतना हुआ, 3 यूनिट तक मैंने कंप्लीट बता दिया है, ठीक है। और आप जो चौथी यूनिट है, यूनिट नंबर 4, तो उसमें है संप्रेषण, ठीक है, संप्रेषण, जिसमें से पढ़ना क्या क्या है, संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और इसके अभिलक्षण, ठीक है। और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है प्रभावी संप्रेषण, तो इसमें वाचिक एवं गैर, ठीक है, इसमें वाचिक पढ़ना है, और अंतः सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, ठीक है, कक्षा संप्रेषण। और फिर इसका तीसरा पॉइंट प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं पढ़ना है, ठीक है। फिर इसमें है जन, मीडिया एवं समाज पढ़ना है, ये हो गया संप्रेषण, ठीक है। अब आते हैं हम 5वीं यूनिट पे। जो 5वीं यूनिट में है उसमें हमको एक तरीके से देखा जाए तो मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा मतलब रीजनिंग भी है, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति है। तो इसमें से आपको तर्क के प्रकार, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध, ठीक है, ये हो गया। फिर है गणितीय अभिवृत्ति, इसमें से पढ़ना है अंश,
समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि। ठीक है, फिर है ब्याज और छूट, औसत आदि। इतना सब पढ़ना है। ये हो गया 5वां यूनिट। जो इसका 6वां यूनिट है और वो है युक्ति युक्त तर्क। युक्ति युक्त तर्क, ठीक है। तो इसमें से आपको पढ़ना है, देखो, युक्ति के ढांचे का बोध, पॉइंट्स इसका पहला, युक्ति के रूप और निरूपाधिक तर्क वाक्य का ढांचा, फिर अवस्था और आकृति। ठीक है, फिर औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति दोष। ठीक है, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ और वस्तुअर्थ। जो इसमें जो भी शब्द दिया है मैं वही पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों से एक बार फिर बताना चाहूंगा कि मेरे पास इसका सिलेबस है और मैं तो मेरे सामने ही है, तो मैं उसी से ही जो भी शब्द दिए गए मैं उन्हीं को पढ़ रहा हूँ। ठीक है, और विरोध का परंपरागत वर्ग, इतना पढ़ना है। फिर आते हैं हम युक्ति के प्रकार। तो इसमें से निगमनात्मक, निगमन, ठीक है, और आगमनात्मक युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण। ठीक है, फिर अनुरूपताएं। जो अनुरूपताएं जो भी है, इसमें से अनुरूपताएं हैं, मतलब ये टॉपिक है, इसका पॉइंट्स है, उसमें से जो शब्द दिया गया है। फिर वेण का आरेख, यानी कि आपने पढ़ा होगा वेन आरेख जिसको बोलते हैं, इसमें वेण का आरेख लिखा है। ठीक है, तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेन आरेख का सरल और बहु प्रयोग। ठीक है, फिर भारतीय तर्कशास्त्र में है ज्ञान के साधन। ठीक है, फिर है प्रमाण, प्रत्यक्ष भी, अनुमान, उपमान भी, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। ठीक है, फिर है अनुमान की संरचना। तो इसमें दोस्तों बात करेंगे हम, इसमें जो संरचना है इसमें प्रकार भी पढ़ने हैं, व्याप्ति पढ़नी है और हेत्वाभास भी पढ़ना है। ठीक है, ये हमारा 6वां यूनिट हो गया। फिर आते हैं हम बात करते हैं 7वें यूनिट में, तो आंकड़ों की जो व्याख्या होती है। ठीक है, आंकड़ों की व्याख्या में आप लोगों को पढ़ना है आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण। ठीक है, फिर है गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े, ये भी पढ़ना है। ठीक है, फिर है चित्रवत वर्णन। ठीक है, फिर इसमें बार चार्ट है और हिस्टोग्राम है, पाई चार्ट है, टेबल चार्ट है और रेखा चार्ट है। ठीक है, और आंकड़ों का मान है, इसमें चित्रण भी है। ठीक है, फिर ये आंकड़ों की व्याख्या। ठीक है, आंकड़ों की व्याख्या भी पढ़ना है। और फिर आंकड़े और जो सुशासन दिया है, ठीक है, वो पढ़ना है। फिर हम आते हैं, बात करते हैं 8वीं यूनिट की, यूनिट नंबर 8। तो उसमें बताया गया है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। लगभग आप सभी लोग सूचना और संचार को काफी समझते हैं और लगभग उसी दौर में हम लोग मतलब उसी को में एक तरीके से हम देख रहे हैं कि लगभग हमारे समय में सूचना और संचार का कितना ज्यादा जो भी विकास हुआ है। ठीक है, जो भी माध्यम है, आईसीटी बोलते हैं जिसको। ठीक है, और इसमें पढ़ना है हमको आईसीटी यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इसमें समान संक्षिप्तियां और उनकी शब्दावलियां। ठीक है, ये पढ़ना है। फिर है पढ़ना है हमको, देखो, इंटरनेट पढ़ना है। आप सभी लोग लगभग इंटरनेट यूज ही बात करते हैं हम, इसी 8वें यूनिट में ही दिया है इंटरनेट और इंट्रानेट। ठीक है, ईमेल पढ़ना है, श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें जो भी हैं वो पढ़ना है। ठीक है, ये फर्स्ट पेपर में। फिर इसका जो अगला पॉइंट है जो उसमें बताया गया है, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले क्या है। ठीक है, और इसमें पढ़ना है हमको आईसीटी और सुशासन। ठीक है, इस प्रकार हमारी 8वीं यूनिट कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं 9वीं यूनिट की। तो इसमें 9वीं यूनिट में दिया गया है लोग, विकास और पर्यावरण, ये टाइटल है। ठीक है, फिर अब इसके जो पॉइंट्स हैं, सब पॉइंट्स में उसमें पढ़ना है हमको विकास और पर्यावरण। ठीक है, मिलेनियम विकास और समपोषणीय विकास का लक्ष्य, यानी कि एसडीजी जिसे बोलते हैं वही है ये। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य बोलते हैं जिसको। ठीक है, फिर दूसरा इसका पॉइंट है मानव और पर्यावरण समव्यवहार। ठीक है, इसमें से पढ़ना है हमको निर्याती क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव। ठीक है, फिर इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो है पर्यावरण परक मुद्दे। ठीक है, तो इसमें से हमको जानना है स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक। ठीक है, इसमें पढ़ना है हमको वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। ठीक है, जल प्रदूषण के बाद मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, अपशिष्ट इसमें से दिया गया है ठोस, तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक जो भी है। फिर इसमें हमको पढ़ना है जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम।
और इसका जो चौथा पॉइंट है उसमें दिया गया है मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव। ठीक है। फिर इसका जो 5वां पॉइंट है उसमें से हमको पढ़ना है प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत। प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत सौर, पवन, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकी और वन। ठीक है। फिर इसमें से अगला पॉइंट है जो दिया गया है प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं। ठीक है। आपदाएं में न्यूनीकरण की युक्तियां, ये ठीक है, इतना पढ़ना है। फिर है हमें पढ़ना है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है। और जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना। ओके, इतना क्लियर हुआ ना सभी लोगों को? कोई डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट्स जरूर करें और पूछ लेना। ठीक है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय समझौते, उसमें से प्रयास। ठीक है। इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ना है, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय और संधि। लगभग ये एक तरीके से आप लोग करंट से भी जुड़े रहें क्योंकि ये करंट्स के टॉपिक होते हैं और अपडेट होते रहते हैं। ठीक है। इस प्रकार से आप अपना पढ़ना शुरू करें। ठीक है। और जो इकाई जो यूनिट नंबर 10 यानी 10, ठीक है, उच्च शिक्षा प्रणाली। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है काफी। इसमें से बताया गया है पहला पॉइंट है जो इसका उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा। ठीक है। फिर है स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव। ठीक है। फिर भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम। ठीक है। व्यवसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा। ओके। मूल्य शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा। ठीक है। नीतियां, सुशासन, राजनीति और प्रशासन। ओके, कंफर्म हुआ ना इतना? और जो इसमें एक नीचे टिप्पणी टाइप दिया गया है कि पहला है पॉइंट है इसका, प्रत्येक यूनिट से यानी मॉड्यूल से लगभग 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न तैयार किए जाते हैं। ठीक है। दूसरा, यदि दृष्टिवान परीक्षार्थी के लिए ग्राफ चित्र वाले प्रश्न तैयार किए जाते हैं तो दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए उतने ही अंकों वाले प्रश्नों के अवतरण दिए जाएंगे। ठीक है। बस इतना हुआ। ये हमारा फर्स्ट पेपर है। तो मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, जो उन्होंने अपना सिलेबस जो भी जारी किया है, मैं उसी से पढ़कर ही आप लोगों को बता रहा था। ये मेरे पास है, मैं ये अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैं इसी वीडियो के माध्यम से मैंने PDF स्कैन किया है और मैं उसका वीडियो भी बना के आप लोगों को दिया है। ठीक है। अगर आप किसी को और PDF में भी चाहिए तो वो लोग भी बता दें, मुझको कमेंट्स कर दें या मुझे मेल कर दें। ठीक है। मेल कर देंगे तो मैं उन लोगों को भेज दूंगा जो भी PDF है, नोट्स है, जो भी मेरे पास है। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से मतलब मेरा ये जो फर्स्ट पेपर है जो नेट JRF का, मतलब मैंने फर्स्ट पेपर का पूरा सिलेबस आप लोगों को कम्प्लीटली, ठीक है, कवर किया है। ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर है ऐसा है तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है। दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें और उन लोगों को भी भेजें। ठीक है। ये बताएं कि मतलब आप लोग सोशियोलॉजी विद विकास जो YouTube चैनल है उसके साथ आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को प्रतियोगी परीक्षार्थियों एवं नेट JRF MA का भी मैं सिलेबस इसमें कवर कर रहा हूँ। ठीक है। और नेट JRF भी है, ध्यान देना दोस्तों। इसमें UPSC ऑप्शनल भी मैं बताऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है। मैं अपना 100% दूंगा, आप लोग बस सहयोग बनाए रखें। ओके। तो दोस्तों धन्यवाद। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। मैं बताऊंगा जो सब्जेक्ट होता है, जो सोशियोलॉजी होता है। ठीक है। मैं मतलब बता दूं कि मैं सोशियोलॉजी का ही इसमें मतलब कंटेंट लाऊंगा और आप लोगों के सामने पूरा कंप्लीटली बताऊंगा। तो दोस्तों चलो, मैं आप लोगों के सामने PDF स्कैन किया हूं तो उसको दिखा रहा हूं। आप लोग इसे देखकर नोट कर लें सभी लोग। ठीक है। तो चलिए फिर, ये रहा आप लोगों के सामने PDF स्कैन किया हूं। ओके, ठीक है।